नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड की मिट्टी तथा उसकी विशेषताओं के साथ साथ मिट्टियों के स्थानीय नाम और मृदा क्षरण की समस्या को विस्तृत रूप से समझेंगे। इस सेशन का पीडीएफ यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप को डाउनलोड कर इसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने पिन कमेंट और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आइए आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम हम लोग मृदा को संक्षेप में समझ लेते हैं कि आखिर यह मृदा या मिट्टी क्या है। तो मूल रूप से चट्टानों की टूट-फूट और उनके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो अवशेष एक अलग रूप ग्रहण करता है उस अवशेष को हम लोग मिट्टी कहते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी हल्के आवरण को, पृथ्वी के ऊपर जो एक हल्का आवरण बना होता है उसका निर्माण धरातलीय चट्टानों के अपक्षयन और अपर्दन एवं नदियों के निक्षेपण की क्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है। इसके निर्माण में तापमान, दाब और स्थानीय जलवायु तथा नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब यदि हम लोग झारखंड में पाई जाने वाले मिट्टियों की बात करें तो यहाँ जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनकी प्रकृति यहाँ पाई जाने वाली आधारभूत चट्टानों के आधार पर अलग अलग मिट्टियाँ यहाँ पाई जाती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि झारखंड के संपूर्ण पठारी भूभाग का जो निर्माण हुआ है वह नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है, जिनके अनावृतीकरण के कारण झारखंड के लगभग 90% भूभाग पर लाल मिट्टी का विकास हम लोग देखते हैं। वहीं निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से यदि हम लोग देखें तो झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी जो है वह अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी का उदाहरण है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि झारखंड में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वह निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी का उदाहरण है। और यहाँ पाई जाने वाली मिट्टियों की विशेषताओं की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ मूल रूप से पाई जाने वाली मिट्टियों में इनकी विषमता, रचना, इनके रंग तथा उर्वरता, ये तीन चीज से संबंधित है। इनकी जो विशेषताएं हैं झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी, इसकी रचना, रंग और उर्वरता से संबंधित है। उत्पत्ति के दृष्टिकोण से यदि हम लोग देखें तो झारखंड में ग्रेनाइट और नीस से धरातलीय सतह का निर्माण हुआ है, जिसके ऊपरी सतह पर गहरी लाल या काली रंग की मिट्टी की प्रधानता है। अब यहाँ पर दो रंग हैं, एक है लाल और दूसरा है काली। तो काला रंग का हमारा कारण क्या है? तो झारखंड के मिट्टियों में लौह युक्त बायोटाइट और हॉर्न ब्लेंड की अधिकता के कारण इसका रंग कैसा हो गया है? काला हो गया है। और दूसरा है कि लाल रंग का जो कारण है वह फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट की अधिकता के कारण इन मिट्टियों का रंग लाल हो गया है। तो यह दो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक हैं। अब यदि झारखंड की मिट्टियों के रासायनिक संगठन की बात करें तो यहाँ के मिट्टियों में जो अधिकता है वह चूना और पोटास अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन जीवांश या जिसे हम लोग ह्यूमस कहते हैं और फास्फोरिक एसिड की यहाँ पर कमी पाई जाती है। झारखंड की मिट्टियों में नाइट्रोजन जीवांश या ह्यूमस तथा फास्फोरिक एसिड की कमी पाई जाती है। यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें, यदि हम लोग झारखंड के मिट्टी में पोटास की मात्रा की बात करें तो पोटास तथा चूने की जो मात्रा है ऊपरी भाग की, झारखंड के ऊपरी भाग की मिट्टियों में यह काफी पतली पाई जाती है, जबकि नदी घाटी क्षेत्र की मिट्टियों में पोटास और चूने की जो मात्रा है उसकी जो परत पाई जाती है वह काफी मोटी परत पाई जाती है। यह ध्यान रखिएगा कि नदी घाटी क्षेत्र की जो मिट्टियां हैं झारखंड में, वहां पर पोटास और चूने की मात्रा अत्यंत ही अधिक होती है, यानी इनकी परत मोटी पाई जाती है। लेकिन ऊपरी भागों में इनकी परत क्या होती है? पतली होती है। इसके साथ साथ झारखंड की मिट्टियों में जो बालू है इसका अंश कुछ ज्यादा ही रहता है। बालू का अंश झारखंड की मिट्टियों में ज्यादा रहता है।
इसके अतिरिक्त झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति और उच्चावच के कारण यहाँ की जो मिट्टियों में विविधता है, इसका मूल कारण भौगोलिक स्थिति और धरातलीय उच्चावच जो है मिट्टियों में विविधता का मूल कारण है, जिसके कारण यदि हम लोग देखें तो पाट प्रदेश में जहां एक ओर लैटेराइट मिट्टी का विकास हुआ है, वहीं राजमहल के पश्चिमी भाग में, राजमहल पहाड़ी का जो पश्चिमी भाग है, वहां पर काली मृदा या रेगुर मृदा का विकास देखा जाता है। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं झारखंड की मिट्टियों का जो विभाजन किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि झारखंड का जो निर्माण हुआ है वह नीस और ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है, जिसके कारण झारखंड के 90% भूभाग पर लाल मिट्टी का विकास पाया जाता है। वहीं हम लोग यदि काली मिट्टी का क्षेत्र देखें तो राजमहल पहाड़ी के उच्च भूमि क्षेत्र में इसका विकास या राजमहल पहाड़ी के पश्चिमी ढलान पर इसका विकास देखा जाता है। वहीं लैटेराइट मिट्टी का विकास हमारा पाट क्षेत्र में और राजमहल पहाड़ी के पूर्वी ढलानों पर लैटेराइट मिट्टी का विकास देखा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ एक मात्रा में पूर्वी सिंहभूम के दक्षिणी पूर्वी भूभाग में भी लैटेराइट मृदा का विकास देखा जाता है। वहीं कोडरमा, आपका हजारीबाग और गिरिडीह के अभ्रक पेटी में अभ्रक मूलक मिट्टी का विकास हुआ है, जो मूल रूप से मिट्टी में अभ्रक के मिलने के कारण इसका विकास हो गया है। वहीं दामोदर घाटी नदी क्षेत्र में आपका रेतीली मिट्टी का विकास हुआ है और उत्तरी छोटा नागपुर के उत्तरी भाग में तथा संथाल परगना के पूर्वी किनारे में और उत्तरी भाग में जलोढ़ मृदा का विकास देखा जाता है। तो इस प्रकार झारखंड में यदि हम लोग मोटे तौर पर देखें तो कुल 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। इसके पश्चात सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी झारखंड के लगभग 90% भूभाग में पाई जाती है और भारतीय मृदा सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड को लाल मिट्टी वाले क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, जिसका निर्माण नीस और ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन और अपक्षयन से होता है। इस मिट्टी में चूना, मैग्नीशिया, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। वहीं पोटास की अधिकता इस मिट्टी में अत्यधिक पाई जाती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है तथा इसके लाल रंग का कारण इस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड और हाइड्रा ऑक्साइड की अधिकता है। यानी झारखंड की जो लाल मिट्टी होती है उसमें लोहे के ऑक्साइड और हाइड्रा ऑक्साइड पाए जाते हैं, जिसके कारण इनका रंग क्या होता है, लाल होता है तथा यह मिट्टी कम उपजाऊ है। वहीं झारखंड के पठारी भूभाग पर काली मिट्टी भी पाई जाती है, जिसे हम लोग एक अन्य नाम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और झारखंड में यह जो मिट्टी है यह अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी है। झारखंड में यह मिट्टी अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी है, यह ध्यान में रखिएगा। और यह जो मिट्टी होती है ये बेसिकली क्ले युक्त होती है, जिसके कारण इसकी जो जल ग्रहण क्षमता है यह अत्यधिक होती है। जल ग्रहण क्षमता अत्यधिक होती है। यह मिट्टी भीगने पर यह काफी चिपचिपी हो जाती है और नमी को यह अधिक समय तक बरकरार करके रखती है। इसके अतिरिक्त यदि देखें तो सूखने पर यह काफी कठोर हो जाती है। इसका जो रंग होता है इस काली मिट्टी का, यह काले एवं भूरे रंग की यह मिट्टी होती है और इसका निर्माण मूल रूप से क्षारीय नीस और बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन के कारण हुआ है। इस मिट्टी का झारखंड में जो विस्तार देखा जाता है यह मूल रूप से राजमहल के लावा से निर्मित भूभागों में देखा जाता है और इसका सर्वाधिक जो विकास हुआ है वह विकास राजमहल पहाड़ी के पश्चिमी ढाल पर। ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी का झारखंड में विकास जो हुआ है राजमहल पहाड़ी के पश्चिमी ढाल पर, यह विकास सर्वाधिक देखा जाता है। इस मिट्टी में पोटास, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। पोटास की इस मिट्टी में क्या होती है, कमी होती है। इसके साथ ही कैल्शियम, मैग्नीशियम के कार्बोनेट, लौह ऑक्साइड और एल्यूमिना की इस मिट्टी में अधिकता
पाई जाती है। इस मृदा पर झारखंड में धान एवं चना की खेती की जाती है। यदि अन्य भारतीय क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर कपास की कृषि की जाती है और इस काली मृदा को काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। मूल रूप से भारत में यह मिट्टी महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में इस मिट्टी का सर्वाधिक विकास हुआ है। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं लैटेराइट मिट्टी। तो लैटेराइट मिट्टी गहरे लाल रंग की होती है तथा इसका विकास मूल रूप से पाट के क्षेत्र में हुआ है। इसके साथ साथ रांची के पश्चिमी क्षेत्र में, रांची जिले के पश्चिमी क्षेत्र में, पलामू के दक्षिणी क्षेत्र में, पलामू के दक्षिणी क्षेत्र में, राजमहल पहाड़ी के पूर्वी ढाल पर, राजमहल पहाड़ी के पूर्वी ढाल पर और पूर्वी सिंहभूम के बालभूम के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में इस मिट्टी का विकास, इस मिट्टी का पूरा विकास देखा जाता है। विकास यदि देखें इस मिट्टी का किस प्रकार से हुआ है तो उप आर्द्र जलवायु तथा लोहा और एल्यूमिना प्रधान चट्टानों के क्षेत्र में इसका अत्यधिक विकास हुआ है। जब हम लोगों ने झारखंड की जलवायु को देखा था तो उसमें हम लोगों ने एक तथ्य देखा था कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा पाट के क्षेत्र में होती है और नीचे दक्षिणी सिंहभूम के क्षेत्र में, साथ ही साथ राजमहल पहाड़ियों के पूर्वी ढाल पर वर्षा होती है। यानी कि इन क्षेत्रों में अत्यधिक आर्द्रता और वर्षा के कारण जो लैटेराइट मिट्टी है उसका विकास अधिक हुआ है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही इस प्रकार की मिट्टी का विकास होता है। इस मिट्टी में जैविक पदार्थों के साथ साथ अन्य सभी उपजाऊ पदार्थों की कमी पाई जाती है, जिसके कारण यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। लेकिन सिंचाई वाले स्थानों पर इस मिट्टी में मोटे अनाज की कृषि की जाती है, यानी मोटे अनाजों की कृषि ही इस पर केवल कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि वहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं दामोदर घाटी क्षेत्र की रेतीली मिट्टी को। इसका जो विस्तार है मूल रूप से हजारीबाग के पूर्व में और धनबाद में, हजारीबाग के पूर्व में और धनबाद जिले में इसका विकास मूल रूप से देखा जाता है। और यह जो क्षेत्र है यह दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र है। दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र में ही इस मिट्टी का विकास देखा जाता है। और दामोदर घाटी का यदि हम लोग भौगोलिक आधार समझे तो वह गोंडवाना चट्टान से निर्मित है। इस क्षेत्र में इस मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वह बलुआ पत्थर से हुआ है तथा इसका जो रंग होता है वह लाल एवं पीले रंग के मिश्रण के समान दिखाई देता है। लाल एवं पीला के मिश्रण के समान का यह मिट्टी दिखाई देता है। यह मिट्टी मूल रूप से मोटे अनाजों की कृषि के लिए अत्यंत ही उपयुक्त मानी जाती है और इस पर मोटे अनाजों की कृषि झारखंड में की जाती है। इसके पश्चात है जलोढ़ मिट्टी। तो झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में सबसे नवीन मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। इसका जो विकास मूल रूप से देखा जाता है यह उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के उत्तरी भागों में तथा संथाल परगना के उत्तरी और पूर्वी भागों में इसका विकास मूल रूप से देखा जाता है। यानी हम लोग एक तरह से समझ सकते हैं कि गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र तथा उत्तरी भागों की ओर यानी बिहार की ओर प्रवाहित होने वाले नदियों के बहाव क्षेत्र में इस जलोढ़ मृदा का झारखंड में निर्माण हुआ है। विशेष रूप से साहेबगंज और पाकुड़ जिलों में इसका विकास देखा जाता है और यहाँ पर इस मृदा में धान और गेहूं की कृषि की जाती है। एक अन्य तथ्य है कि झारखंड में जलोढ़ मिट्टी के दोनों प्रकार, एक बांगर और दूसरा खादर, यह दोनों पाए जाते हैं और यह मृदा काफी उपजाऊ होती है। बांगर मृदा वैसी मृदा होती है जो पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग बांगर मृदा कहते हैं और नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर मृदा कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बांगर पुरानी जलोढ़ है और खादर जो है नवीन जलोढ़ मृदा है। यानी वैसे क्षेत्र जहां पर नदी के बाढ़ का पानी पहुंच जाता है वहां पर खादर जलोढ़ मृदा का विकास देखा जाता है। इसके साथ ही झारखंड में एक अन्य प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो मुख्य रूप से हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा में
पाई जाती है। यह जो मिट्टी है मूल रूप से अभ्रक की खानों के अपक्षय के कारण इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसका जो रंग होता है यह हल्का गुलाबी होता है और यह कोडरमा, हजारीबाग क्षेत्र के मांडू, बड़का गांव, झुमरी, तिलैया आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस प्रकार झारखंड में पाई जाने वाली जो 6 प्रकार की मिट्टियां हैं उसका विश्लेषण यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। आगे हम लोग झारखंड की मिट्टियों के स्थानीय नाम को देखते हैं। तो झारखंड में ऊंची भूमि को टांड कहा जाता है जो कम उपजाऊ होती है। और यह टांड क्या है, तो गांव के चारों ओर पाई जाने वाली जो ऊंची भूमि है उसे टांड भूमि कहा जाता है। और यह जो टांड भूमि का स्थानीय नाम है झारखंड में उसे दिहारी, भीटा या बहारसी या बाहर की भूमि भी कहा जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि दिहारी, भीटा और बहारसी जो है झारखंड में टांड भूमि या ऊंची भूमि के स्थानीय नाम है। वहीं नीची या निचली भूमि को झारखंड में दोन कहा जाता है जो अत्यधिक उपजाऊ होती है। गांव के भीतर मकान से सटे टाड़ भूमि को क्या कहा जाता है, बारी कहा जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मकान से सटे टाड़ भूमि को क्या कहा जाता है, बारी कहा जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है। एक अन्य नाम है इनका झारखंड में दोन भूमि का, गढ़हा, बहियार, घोघरा, जाह, चौरा और कनारी। गढ़हा, बहियार, घोघरा, जाह, चौरा और कनारी को क्या कहा जाता है। इसके पश्चात हम लोग झारखंड की मिट्टियों के स्थानीय नामों को एक बार देख लेते हैं। तो झारखंड में पंकीली मिट्टी या मटियारी मिट्टी, जिसे हम लोग चिकनी मिट्टी के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में क्लेई सॉइल कहा जाता है, इसे हम लोग झारखंड में केवाल, भीठा, नगरा, गोरी, नारक दहासा, हलमाद हासा, नाका हासा, गोबरा चीटा, दूधी चीटा, धावा चीटा आदि स्थानीय नामों से जानते हैं। वहीं दोमट मिट्टी या लोमी सॉइल को खेरसी, दूधा, चरका, पकुआ, लोबो, हालूरांद, बालसुंदर, बालमुहा, बालीपट, बालसुरा, पौवर, पौरसी, भुरसी, डोरसा, पाली आदि नामों से भी हम लोग जानते हैं। वहीं बलुआही दोमट मिट्टी जो सैंडी लोम सॉइल है उसे बाला, गोरिस, पाउर, जेरिया, बगुड़हासा, गिटालहासा, बाली आदि नामों से जानते हैं। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं झारखंड की मिट्टियों की समस्याओं में सर्वप्रमुख समस्या है मृदा क्षरण की समस्या। तो मृदा क्षरण पहले कहते किसे हैं, इसे संक्षेप में समझ लेते हैं। तो विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उसका क्षरण होता है, जिसे हम लोग मृदा क्षरण के नाम से जानते हैं। और यह जो मृदा क्षरण होता है मूल रूप से वायु, जल एवं अन्य भौगोलिक गतिविधियों के द्वारा संचालित होता है। मृदा क्षरण मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है परत अपक्षरण, जब वायु या जल के द्वारा मृदा के ऊपरी परत का अपर्दन किया जाता है तो इसे हम लोग परत अपर्दन या सीट इरोजन कहते हैं। वहीं नदी के द्वारा जब किनारों को न काट करके गहराई में कटाव करती है तो इस गहराई के कटाव को हम लोग अवनलिका अपर्दन या गली इरोजन के नाम से जानते हैं। और भारत में सर्वाधिक गली इरोजन से प्रभावित जो एरिया है वह है चंबल नदी का क्षेत्र। चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां जो हैं वहां पर अवनलिका अपर्दन सर्वाधिक करती हैं। वायु अपक्षरण एक विंड इरोजन है कि हवा अपने साथ में मिट्टी की ऊपरी परत को उड़ा करके ले जाती है, उसे हम लोग वायु अपक्षरण या विंड इरोजन के नाम से जानते हैं। अब झारखंड में मृदा क्षरण का कारण क्या है, तो झारखंड में असमान ऊंचाई पाई जाती है जिसके कारण नदियां जो हैं वह वृक्षाकार प्रवाह प्रणाली बनाती हैं, जिसके कारण कटाव अत्यधिक होता है। और वर्षा के मौसम में जब इन नदियों में उफान होता है या बरसाती नदियां उत्पन्न हो जाती हैं तो उस समय झारखंड में मृदा क्षरण की एक समस्या उत्पन्न होती है। वहीं झारखंड की जो स्थिति है वह उष्णाद्र क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ अत्यधिक मृदा क्षरण की स्थिति उत्पन्न होती है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.85% या कह सकते हैं 2273.20 हजार हेक्टेयर भूमि जो है वह मृदा क्षरण की समस्या से ग्रसित है। और झारखंड में सर्वाधिक जो अपर्दन होता है वह जल से होता है, यह ध्यान रखिएगा। झारखंड में सर्वाधिक अपर्दन जल से होता है और
वायु के द्वारा न्यूनतम या हम कह सकते हैं कि यह शून्य अपरदन होता है। मृदा अपरदन की समस्या से जो प्रभावित जिले हैं उनमें पहला स्थान गुमला और सिमडेगा जिलों का है, वहीं दूसरा स्थान पलामू एवं लातेहार जिला का है। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को लाभ हुआ होगा। यदि इस सेशन से लाभ हो रहा है तो आप मेरे इस वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।